Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 30th lecture in medical billing basic course. So in this lecture I am just going to discuss all about the 14th day rule in medical billing. What is 14-day rule in medical billing? But before we start the lecture, we have to know what is inpatient and outpatient care services. Okay, so because these kind of things are very important to understand the 14-day rule, so therefore we are just going to elaborate inpatient and outpatient services first of all, okay, and then later we will just move on to the 14-day rule. So let's start the lecture. Okay, so as you guys can see that the inpatient versus outpatient. In medical billing, the terms inpatient and outpatient refer to the two main categories for healthcare services, each of which it own billing procedures and reimbursement mechanism. मीन्स दोनों जो सर्विसेज हैं उनके अपने ही प्रोसीजर्स होते हैं, दोनों के अपने ही मैकेनिज्म होते हैं। इन पेशेंट के अलग से सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोवाइड की जाती हैं, और आउट पेशेंट जो यू कैन से दैट होती हैं वो अलग होती हैं। Okay, these categories are crucial for healthcare providers and facilities to distinguish and bill for the care they provide. Here is an example of both. ठीक है, बेसिकली जो प्रोवाइडर इन दोनों सर्विसेज को बिल करते हैं, ठीक है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आउट पेशेंट या इन पेशेंट, उनकी अलग अलग बिलिंग होती है। ठीक है, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, उनकी डेफिनेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि हाँ भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इन पेशेंट एंड द आउट पेशेंट सर्विसेज। ओके, सो द इन पेशेंट केयर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? डेफिनेशन है उसकी, inpatient care refers to the healthcare services provided to the patient who are formally admitted to a hospital or other care facility for an overnight stay or an extended period। ठीक है, या तो उसके मतलब एक रात के लिए उसको वहाँ पर स्टे किया जाता है किसी भी फैसिलिटी के अंदर या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, या यह है कि एक रात से ज़्यादा। ओके, सो जब इस तरह की कोई भी सर्विस किसी भी पेशेंट को दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इन पेशेंट होती है। मीन्स जब भी कोई पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी फैसिलिटी के अंदर एडमिट किया जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है एडमिट वही पेशेंट किया जाता है जिसके लिए कुछ सीरियस चीज़ होती है, जो किसी सीरियस मीन्स इलनेस के अंदर या किसी की सर्जरी होती है, किसी का ट्रीटमेंट होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। ओके, सो दीज पेशेंट्स टिपिकली रिक्वायर इंटेंसिव मेडिकल केयर। ठीक है, उनके लिए काफ़ी सारी जो मेडिकल केयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एंड मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट, उनके लिए मॉनिटरिंग भी की जाती है उनको, ठीक है, और मॉनिटर भी किया जाता है उनकी सेहत को, और इसके लिए उनके जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ओके, बिलिंग फॉर इन पेशेंट केयर। अच्छा, जब बिलिंग की जाती है इन पेशेंट केयर के लिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? लेट्स सी दैट। सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एन इन पेशेंट स्टे आर बिल्ड एज अ बंडल्ड पैकेज। ठीक है, जब भी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, इन पेशेंट केयर के अंदर, उसके लिए जितनी भी सर्विसेज होती हैं, लाइक यू कैन से दैट कि एक पेशेंट आया, उसको जब हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करते हैं तो उसको जितने भी वहाँ पर जितने दिन वो रहा, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ठीक है, इन दिनों के अंदर जितने भी वो दिन वहाँ पर स्टे करता है, उसको जितनी भी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, वो सारी जो हैं वो एज अ बंडल्ड हम उन सर्विसेज को बिल करते हैं किसी भी इंश्योरेंस को। ओके, लेट्स सी विच इंक्लूड्स रूम, मीन्स एक तो जो रूम वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जिस रूम के अंदर उसको रखा जाता है किसी भी पेशेंट को, ठीक है, एंड बोर्ड नर्सिंग केयर, कोई भी नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल सप्लाईज, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जो उसके लिए असिस्ट किए जाते हैं उसके जरिए, ठीक है, एंड वेरियस अदर सर्विसेज दैट आर कंसिडर्ड इंटेग्रल टू द पेशेंट्स एडमिशन। ठीक है, पेशेंट को उस केयर के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी सर्जरी के लिए कोई भी जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसके लिए जितनी भी उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, सो दीज आर ऑल counted in inpatient care। Okay, physicians and other healthcare providers who deliver care to inpatients typically bill for their services separately, and these services are often subject to different billing codes and rules। अच्छा, कुछ फिजिशियंस जो होते हैं वो कुछ जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी जो होती है बिलिंग वो सेपरेट होती है। अच्छा, इन पेशेंट के अंदर भी कुछ सेपरेट बिल्स किए जाते हैं, बट वो है कि इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ भी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बंडल नहीं सेपरेट बिल किए जाते हैं, लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको फिलअप किया जाता है, वो हम आगे देखते हैं। खैर, इन पेशेंट जो बिलिंग की जाती है उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ inpatient केयर, सर्जिकल प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, कुछ भी जो सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं जिसके अंदर जाहिर सी बात है हॉस्पिटल के अंदर आपको स्टे करना होता है, सो दीज आर काउंटेड एज inpatient केयर। ट्रीटमेंट फॉर सीवियर इलनेस, मीन्स कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि जिसके अंदर पेशेंट को कोई सीवियर इलनेस है, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से उसका जो है कि ट्रीटमेंट करने के लिए
पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जाता है. सो दैट इज कॉजिंग दैट काइंड ऑफ अ पेशेंट टू स्टे एट द हॉस्पिटल. ओके. और इंजरीज दैट नेसेसिटेट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड केयर. और कोई ऐसी इंजरी है, ठीक है, लाइक ये कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर उस पेशेंट की जो लेग है, ठीक है, उसके अंदर मीन्स ये कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर रॉड्स डाले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ देने के लिए उस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना होता है. जाहिर सी बात है कि उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके. ओके. So next is extended stays for chronic conditions are recovery from major surgery. अगर कोई सर्जरी की गई है, जाहिर सी बात है, तो सच एज आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड दैट कि हाँ भी किसी पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे जाहिर सी बात है उससे हील अप होने के लिए, पेशेंट को रिकवर करने के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल के अंदर स्टे करवाया जाता है. सो दीज वर द इन पेशेंट सर्विसेज कि हमें इन पेशेंट की सर्विसेज कौन सी होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मीन्स ऐड होती हैं. ओके. सो नेक्स्ट वी सी इट्स आउट पेशेंट केयर. मीन्स अब आउट पेशेंट क्या होते हैं. अच्छा, इन पेशेंट बेसिकली ये होती है, पाकिस्तान के अंदर हम इन पेशेंट को यू कैन से दैट इंडोर कह सकते हैं, ठीक है, और आउट पेशेंट को आउटडोर भी आप कह सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट वी सी आउट पेशेंट केयर. डेफिनेशन है इसकी. आउट पेशेंट केयर रेफर्स टू द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स हु डू नॉट रिक्वायर एन ओवरनाइट स्टे इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी. These patients receive treatment, testing, or medical services and then turn home on the same day. Means those kind of patients who just go into the hospital and they just check themselves, like ये है कि अगर कोई भी उनका ट्रीटमेंट होना है, कोई भी उनका चेकअप होना है, रूटीन चेकअप है, या कोई भी उनके टेस्ट वगैरह होने हैं, ठीक है, कोई अगर एक्सरे कराने के लिए गया है या कोई छोटी मोटी जो चीज़ होती है, मीन्स ये है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता. द पेशेंट इज़ नॉट एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, उसको पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है, उसको वहाँ पे स्टे नहीं कराया जाता, उसको उसी दिन ही मीन्स ये है कि दैट पेशेंट रिटर्न टू होम. ओके. आफ्टर केयरफुल मीन्स ट्रीटमेंट, ठीक है, उस ट्रीटमेंट के बाद उस पेशेंट को जब घर भेज दिया जाता है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज काउंटेड इन आउट पेशेंट केयर. ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट, बिलिंग फॉर आउट पेशेंट केयर्स. ठीक है, तो बिलिंग में जो आउट पेशेंट केयर के लिए की जाती है वो क्या होती है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. सो आउट पेशेंट सर्विसेज आर टिपिकली बिल्ड ऑन इंडिविजुअल बेसिस. जाहिर सी बात है आउट पेशेंट जो केयर है उसके अंदर इंडिविजुअल ही बेसिस के ऊपर किया जाता है, विद ईच सर्विसेज हैविंग इट्स ओन बिलिंग कोड्स. जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके अपने ही सेपरेट बिलिंग होती है, उसके अपने ही कोड्स होते हैं. These services are not bundled together as they are in पेशेंट केयर. ठीक है, अब ये जितनी भी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड की जाएंगी उस पेशेंट को, सो वो बंडल नहीं होंगी, वो सेपरेट बिलिंग होगी. ठीक है, क्योंकि जो बंडल्ड यू कैन से दैट बंडल जो क्या कहते हैं हम पैकेज होता है या बंडल सर्विसेज होती हैं वो हम इन पेशेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं. जाहिर सी बात है जब उसके अंदर पेशेंट 15 दिन या उससे कम या 14 दिन मीन्स कुछ अरसे के लिए जब स्टे करता है हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर फिर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सो दोज आर काउंटेड एज इन पेशेंट केयर. और उनके फिर सारी जो सर्विसेज की जाती हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उनकी बिलिंग की जाती है. In outpatient billing, healthcare providers bill for the specific services or procedures performed such as diagnostic tests, office visits, surgeries and therapy sessions. ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि अभी कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया है, ठीक है, कोई उसका मीन्स ये है कि यूरिन सैंपल लेकर उसको टेस्ट किया गया है, ठीक है, कोई और मीन्स ब्लड टेस्ट किया गया है. सो ये है कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. और कोई ऑफिस विजिट था, ठीक है, कोई सर्जरी की परफॉर्म की गई, स्मॉल सर्जरी आप कह सकते हैं, ठीक है, और कोई थेरेपी का सेशन था, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी किस चीज़ के अंदर आ जाएंगी, आउट पेशेंट के अंदर. Okay, so next we have examples for outpatient care, routine checkups and primary care visits. Means कोई भी routine checkup किया गया है या primary care visits हैं, diagnostic procedure like x-rays, CT scans and blood test. ठीक है, कोई x-ray किया गया है, कोई CT scan किया गया है या कोई blood test किया गया है जिसके अंदर patient को means sample लेके उसके बाद ये है कि उसको घर भेज दिया जाता है, उसकी report भी घर पे आ जाती है. So that kind of a things you can say that counted as outpatient cares. Minor surgeries are procedures performed in आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स. कोई भी छोटी सी सर्जरी लाइक ये है कि कोई भी आप माइनर सर्जरी जब कर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये है कि पेशेंट को सेम डे पर ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से, so that is counted as well as outpatient. Emergency room visits where the patient is treated and discharged the same day. Same thing means ये है कि जब भी कोई emergency के अंदर patient लाया जाता है उसको same day के ऊपर अगर discharge कर दिया जाता है, instead of admitting that patient in the hospital, the patient is discharged on the same day, then that we are just going to count that one as outpatient service or outpatient care. Okay.
Next, we see what we have over here, inpatient versus outpatient. It's important for healthcare providers and facilities to accurately distinguish between inpatient and outpatient care to ensure proper billing and reimbursements. ठीक है, जब भी जाहिर सी बात है इनपेशेंट या आउटपेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर कोडिंग, प्रॉपर बिलिंग की जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग इन पेशेंट सर्विस को एज अ आउट पेशेंट कंसिडर नहीं कर सकते और आउट पेशेंट को एज अ इन पेशेंट सर्विसेज कंसिडर नहीं कर सकते। उनकी बिलिंग के लिए जाहिर सी बात है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हिपा के, ठीक है, वो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी आर जस्ट एडिंग द इन पेशेंट सर्विसेज इनटू द आउट पेशेंट और वी आर जस्ट काउंटिंग द आउट पेशेंट सर्विसेज इनटू द इन पेशेंट। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो द गाइडलाइंस। ओके, ठीक है, जो भी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं हमने उनको गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और जो प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उनकी करेक्ट बिलिंग की जाती है। The choice between inpatient and outpatient status is typically based on the patient's medical condition and the level of care required। ठीक है, पेशेंट की जो कंडीशन है मेडिकली उसको कंसीडर किया जाता है और जो लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड होता है उसको देखा जाता है। The billing and coding process of for each category differ as inpatient care is billed as a बंडल पैकेज। जाहिर सी बात है जब इन पेशेंट होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको हम किस तरीके से लेते हैं, बंडल्ड पैकेज में। ओके, whereas आउटपेशेंट केयर इन्वॉल्व्स बिलिंग फॉर इंडिविजुअल सर्विसेज और आउटपेशेंट के अंदर इंडिविजुअल सर्विसेज जो होती हैं वो काउंट की जाती हैं। Additionally, healthcare reimbursement system including insurance and government programs have specific guidelines for each category that healthcare providers must follow to receive appropriate reimbursements। ठीक है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं या फैसिलिटीज़ होती हैं उनको चाहिए कि हाँ भी जब भी आप बिल करने लगें इन पेशेंट या आउट पेशेंट जो सर्विसेज होती हैं उनकी करेक्ट बिलिंग करें ताकि यह है कि आप लोगों को उनकी रिइंबर्समेंट्स रिसीव हो सके। अगर इनकरेक्ट बिलिंग नहीं की जाएगी आप लोगों के क्लेम्स डिनाई हो जाएंगे। जब क्लेम डिनाई होंगे जाहिर सी बात है फिर रेवेन्यू साइकिल जो होता है, जो आपकी रिइंबर्समेंट्स का प्रोसेस होता है वो जाहिर सी बात है अफेक्ट होता है। उसमें फिर यह है कि आपको जो रिइंबर्समेंट्स रिसीव होनी होती हैं वो क्लेम्स डिनाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर इनकरेक्ट बिलिंग की जाती है तो उस सूरत में भी क्लेम्स डिनाई हो जाते हैं। सो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड द फैसिलिटीज शुड टेकन केयर while submitting the claims to insurances for inpatient and outpatient services. Okay. Okay, so I guess you guys have a clear view over inpatient and outpatient services, that what kind of things are included in inpatient care and what kind of things are included in the outpatient care. So now we will be just having a little bit easier way to understand 14-day rule in medical billing. Okay, so what is 14-day rule in medical billing and on what kind of things this rule is going to be applied? So I'm just going to let you know guys, so let's see. Okay, here we go. The 14-day rule in medical billing pertains to the billing and reimbursement of services provided to the patients who are admitted to a hospital. Basically ये rules उनके ऊपर ही अप्लाई होता है। 14 डे आप इससे एक आइडिया भी ले सकते हैं कि हम भी कोई पेशेंट है जिसको 14 डे के लिए हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। यू कैन से जस्ट लाइक दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि हम भी बेसिकली ये जो रूल है वो इन पेशेंट सर्विसेज के लिए है। इसके अंदर पेशेंट किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है। This rule is essential for healthcare providers and facilities to follow when submitting claims to the government healthcare programs like Medicare in the United States. The 14-day rule helps ensure accurate and compliant billing for the inpatient hospital stays. Okay, means when you are just going to count these kind of services which are inpatient in actual, okay, then you have to be careful while submitting the claims to the insurances and you should be following the guidelines. Okay, आप लोगों को गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए कि हाँ भी जो भी मेडिकेयर या जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ने बताया कि हाँ भी व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू सबमिटिंग द क्लेम्स फॉर इन पेशेंट सर्विसेज देन you have to follow these kind of guidelines, you have to adhere these kind of guidelines, okay, strictly. If you are not going to adhere to those kind of guidelines then your claim is going to be denied and you will not going to receive any kind of a remittance. Okay, so here is a detailed explanation of the 14-day rule. So first is inpatient hospital stays. The 14-day rule specifically applies to the inpatient hospital services. Inpatient care involves patients who have been formally admitted to a hospital for treatment and require ongoing medical care and monitoring. ठीक है, इसके अंदर those kind of you can say that कि हम पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं जिनको जाहिर सी बात है लंबे अरसे के लिए, मीन्स कुछ अरसे के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ भी उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, उसको मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है, नर्सिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उसकी कोई सर्जरी परफॉर्म होनी होती है या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई मीन्स ट्रीटमेंट उसके ऊपर करना है। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर काउंटेड इन पेशेंट सर्विसेज और इस टाइम के अंदर जो भी मीन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं उन सब की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है।
all the things which are going to be rendered, like you can say all the services which are being rendered from the healthcare provider or the healthcare facilities, those all are counted, okay, and documented. सो इसके अंदर बेसिकली वही पेशेंट को हम एडमिट करते हैं और उसके ऊपर जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट बीइंग हैपन. नेक्स्ट वी सी द रूल्स पर्पस, कि रूल का पर्पस बेसिकली क्या है, मीन्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई 14-day रूल ऑन इन पेशेंट सर्विसेज. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द 14-day रूल इज टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट बिलिंग फॉर अ हॉस्पिटल सर्विस. मीन्स हमने देखते हैं कि हाँ भी कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इस इन पेशेंट, जो जब इन पेशेंट को हम एडमिट करते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज उसके ऊपर अप्लाई होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, बेसिक पर्पज़ यही है कि हाँ भी सारी वो जो सर्विसेज दी जाती हैं उनको हम काउंट करें, उनको हम डॉक्यूमेंट करें और उनको फिर बिल किया जाए. It helps classify services provided during a patient stay as either part of the inpatient care bundle or separately bill. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें देखी जाती हैं. हाँ, क्या इसके अंदर जब पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि हाँ भी कौन सी ऐसी सर्विसेज थी विच आर गोइंग टू बी काउंटेड एज इन पेशेंट सर्विसेज. ठीक है, कुछ इन पेशेंट होती हैं और उसी दौरान ही कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो आउट पेशेंट कंसिडर की जाती हैं या जिनको हम सेपरेट बिल करते हैं. इसकी डिस्टिंग्विशन जो एग्जांपल्स हैं वो हम आगे देखते हैं, लेकिन बेसिकली इसका रूल का मकसद यही था, रूल का पर्पस यही था कि हाँ भी जब भी कोई पेशेंट किसी भी सर्जरी के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जब इन पेशेंट मीन्स उसको कंसिडर किया जाता है, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, तो हम उसको जिस तरह की भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फिजिशियंस के मीन्स चेकअप होते हैं, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ जरिए उसको असिस्ट किया गया है, ठीक, ऑल काइंड ऑफ प्रोसीजर्स, ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स विच आर गोइंग टू बी हैपन ऑन दैट काइंड ऑफ पेशेंट, those are counted and those are documented in a proper way. ठीक है, और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इन पेशेंट तो होती हैं, मीन्स हम इन पेशेंट स्टेज के दौरान उस पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट दोज आर नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन पेशेंट सर्विसेज. ठीक है, उनको हम इन पेशेंट नहीं करते, हम उनको एज अ सेपरेट बिल करते हैं. सो लेट्स सी इन पेशेंट केयर बंडल. Under the 14-day rule, services that are considered part of the inpatient care bundle are those that are integral to the patient's admission and ongoing hospital care. ओके, सो अंडर द 14-day रूल, जब भी 14-day रूल के अंदर हम देखते हैं कि अभी कौन सी ऐसी सर्विसेज थी जो कि उनको हम बंडल मीन्स बंडल कंसिडर करते हैं और कौन सी जो है उनको हम सेपरेट बिल करते हैं. दीज सर्विसेज आर नॉट बिल्ड सेपरेटली बट आर बंडल्ड इनटू ओवरऑल पेशेंट्स केयर रिम्बर्समेंट्स. ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो कि इन पेशेंट स्टे के दौरान प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम बंडल के अंदर ही, मीन्स ये है कि जब हम बिल करेंगे तो उनको एज अ बंडल ही बिल करेंगे कि हाँ भी पेशेंट जिस दिन से आया, जितने दिन रहा, उसके दौरान जितनी भी उसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो उसके अंदर एज इट इज़ बंडल्ड के उसके अंदर आ जाती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ बंडल सर्विसेज में इंक्लूड रूम and board, nursing services, basic medical supplies, and certain diagnosis tests directly related to the admission diagnosis. मीन्स कुछ ऐसे जो स्टार्ट के अंदर टेस्ट किए जाते हैं जिसके ज़रिए पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ भी इसको हमने एडमिट करना है. ओके, सो वो टेस्ट हो गए, कोई और नर्सिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट के ज़रिए उसको मीन्स असिस्ट किया गया है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जब पेशेंट एडमिट किया जाता है, सो इनको हम इन पेशेंट केयर बंडल के अंदर ही काउंट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सेपरेटली बिलेबल सर्विसेज. अब कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको हम, जो आ तो 14-day रूल के अंदर हैं, जो आ तो इन पेशेंट स्टे के अंदर ही होती हैं, बट उनको हम सेपरेट बिल करते हैं. ठीक है, उनको हम मीन्स ये है कि बंडल पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते. लेट्स सी, नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एन इन पेशेंट स्टे आर इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट केयर बंडल. ठीक है, मीन्स सारी वो सर्विसेज जो इन पेशेंट स्टे के अंदर प्रोवाइड की जा रही होती हैं उनको हम मीन्स ये है कि बंडल पैकेज के अंदर या इन पेशेंट सर्विस के अंदर कंसिडर नहीं करते, बट उनको हम सेपरेट बिल करते हैं. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आर दोज. सम सर्विसेज आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट from the bundled inpatient care and they can be billed separately. These may include physician consultations. अगर कोई physician की consultation है, that kind of a thing is going to be considered as separate one. सर्जिकल प्रोसीजर, कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया गया है उस टाइम के अंदर, उसको भी हम सेपरेट प्रोसीजर करेंगे. रेडियोलॉजी सर्विसेज, अगर कोई रेडियोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, दोज आर आल्सो गोइंग टू बी काउंटेड एज सेपरेट वन.
and other specialized treatments that are not directly related to the patient's admission diagnosis। अब किसी पेशेंट को कोई भी चीज़ डायग्नोस की गई थी कि हाँ भी इसको ये बीमारी है, सो इससे रिलेटेड अगर कोई उसके जो टेस्ट किए जाएंगे या कोई प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, उनको तो हम बंडल पैकेज के अंदर कंसिडर करेंगे। बट ये है कि जो डायरेक्टली उसके एडमिशन के टाइम के ऊपर देखा गया था कि हाँ भी इसको इस वजह से हम पेशेंट को हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उससे हटकर उसके कोई दूसरे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हम रेडियोलॉजी करते हैं, मीन्स कोई एक्सरेज करते हैं या कुछ इस तरह की हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई फिजिशियन की कंसल्टेशंस लेते हैं। सो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज आउट पेशेंट, यू कैन से दैट, आर वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर दोज काइंड ऑफ सर्विसेज एज separate bill। Okay, so the next we see its time frame. The 14-day part of the rule refers to the time frame within which the hospital must make a determination regarding whether a specific service is bundled or separately billed। अच्छा, इस टाइम पीरियड के अंदर हमें देखना होता है कि हाँ भी वो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको या तो बंडल्ड मीन्स कंसिडर किया जाए या है कि उनको सेपरेट बिल किया जाए। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दोज आर। दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट द पेशेंट इज एडमिटेड, मीन्स द फर्स्ट डे जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है, टू द हॉस्पिटल एंड एक्सटेंड्स टू द 14th डे, मीन्स 14 दिनों तक। उस दौरान के अंदर हम देखते हैं कि हाँ भी इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज थी जो प्रोवाइड की गई हैं और उनको कंसिडर किया जाता है कि हाँ भी वो इन पेशेंट हैं या आउट पेशेंट हैं या उनको हम सेपरेट बिल करेंगे। Okay, any services provided during this time frame are considered bundled unless they meet specific criteria for being billed separately। ठीक है, उसके अंदर फिर काफ़ी सारी सर्विसेज जो जितनी भी प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम बंडल्ड सर्विसेज कंसिडर करते हैं। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे हमने रेडियोलॉजी या फिजिशियन की कंसल्टेशंस जो हैं उनको हमने देखा है कि हाँ भी अगर वो प्रोवाइड की जाती हैं जो कि डायरेक्टली जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट किया गया था उससे हटके जो होती हैं सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम सेपरेट बिल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सेपरेट बिलिंग। अच्छा, सेपरेट बिलिंग का फिर क्राइटेरिया क्या होता है, मीन्स किस तरीके से हम सेपरेट बिलिंग करते हैं। टू बिल अ सर्विस सेपरेटली अंडर द 14-day रूल इट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, मीन्स उसका जो 14-day रूल के अंदर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम जो आप सेपरेट बिल करते हैं उनका क्या क्राइटेरिया था, उनका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर इंक्लूडिंग बीइंग डॉक्यूमेंटेड एज अनरिलेटेड टू द एडमिशन डायग्नोसिस, हैविंग अ सेपरेट ऑर्डर एंड बीइंग medically necessary। In some cases, services provided on the day of the discharge may also be considered separately bill। अच्छा, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जब पेशेंट को मीन्स हम एडमिशन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसकी डायग्नोसिस की जाती है, ठीक है, जो भी उसके बेसिकली हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लाइक ये है कि वो इन पेशेंट स्टेज के अंदर जाहिर सी बात है वो नहीं की जा रही थी, ठीक है, व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, ठीक है, दोज आर नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट, बट with the passage of time they consider that these kind of things are very important for the patient's health, then those kind of procedures are, you can say that those kind of services are considered। like you can say that रेडियोलॉजी का हमने देखा, ठीक है, पेशेंट्स की जो फिजिशियंस की कंसल्टेशन हम किसी और से लेते हैं कि हाँ भी इस पेशेंट को ये बीमारी है, ये हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर कोई और पेशेंट से भी आप लोग उसका ये है कि कंसल्टेशन लेते हैं तो वो जो सर्विसेज होती हैं उसको हम फिर सेपरेट बिल करते हैं। ठीक है, सो उनको फिर हम ये है कि जब लाइक ये है कि कोई अगर फाइनल टेस्ट कुछ किए जाते हैं जिस दिन पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है तो उन चीज़ों को भी हम सेपरेट बिल कर सकते हैं। ओके, so next is documentation and coding। Proper documentation of the services provided and accurate coding is crucial in adhering to the 14-day rule। ठीक है, जब भी कोई आप बिलिंग करते हैं, लाइक कोई भी चीज़ कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सो दोज काइंड ऑफ सर्विसेज आर डॉक्यूमेंटेड एंड दे रिक्वायर accurate and correct billing। Okay, hospitals and healthcare providers need to maintain detailed records and apply appropriate codes to the services to indicate whether they should be bundled or billed separately। ठीक है, when you are just providing any kind of a services to any kind of a patient who is in patient stay, ठीक है, जब भी कोई वो इन पेशेंट स्टे के अंदर कोई भी पेशेंट है, then you have to be careful कि हाँ भी कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हमने बंडल के अंदर ऐड करनी है और कौन सी जो है जो सेपरेट बिल करनी है। ठीक है, अगर आप सारी ही सर्विसेज को इफ़ आप provider, you can say that our healthcare provider is going to bill all the services, okay, all the services to insurance, ठीक है, वो जितनी भी इंश्योरेंस को मीन्स ये है कि सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उन सबको ही एज अ इन पेशेंट वो स्टे के दौरान ही मीन्स वो प्रोवाइड किया था और उनको फिर काउंट भी उसी के अंदर किया और डॉक्यूमेंट करके उनकी बिलिंग कर दी है, देन दोज आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। ठीक है, उनको फिर यह है कि रिजेक्शंस होंगी, जो जो वो देखेंगे कि हाँ भी इनको सेपरेट बिल किया जा सकता था, those kind of things will be considered as outpatient or separate bill, and the insurance companies are not going to pay for those kind of services। Okay, so the providers should be careful while submitting the claims to insurances, and before that they have to make correct coding।
Okay, so which kind of a services should be considered as separate bill and which kind of a service should be considered as bundled packages. Billing compliance with the 14-day rule is important to ensure accurate reimbursement from government healthcare providers. Programs like Medicare non-compliance can result in claim denials or audits, which may lead to financial penalties if improper billing practices are identified. ठीक है, अगर कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या फैसिलिटी है वो करेक्ट बिलिंग नहीं करती और जो मेडिकेयर के जो CMS के यू कैन से दैट जो उनकी गाइडलाइंस हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लाइंस नहीं करती, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते और इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट बिलिंग करते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, दे विल श्योरली बी पेनलाइज्ड, मीन उनको पेनल्टी की जाती है, ठीक है, और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ही भारी नुकसान उनको पहुंच सकते हैं. So if you guys are just working with any kind of a healthcare provider then you should be careful while submitting the claims to the insurances, क्योंकि जब ऑडिट होते हैं तो ऑडिट के दौरान ये सारी चीज़ें ही समझ में आती हैं कि हाँ भी ये जो सर्विसेज थी ये आउट पेशेंट कंसिडर हो सकती थी, लाइक यू कैन से बिल सेपरेट किया जा सकता है या इनको इन पेशेंट ही कंसिडर किया जाएगा. सो उससे बचने के लिए यू हैव द बिलिंग कंपनीज शुड बी केयरफुल, ठीक है, जब भी बिल करने हैं आप लोगों ने करेक्ट बिलिंग हो, उसके प्रॉपर कोड्स ऐड किए जाएं और उनके अलावा उसके जब आप कोड्स प्रॉपर करेंगे तो बिलिंग को जो आप देखना है कि हाँ भी कौन सी जो सर्विसेज हैं वो 14-डे रूल के अंदर आती हैं और 14-डे रूल के अंदर वो कौन सी सर्विसेज हैं जो इन पेशेंट होंगी, ठीक है, जिनको हम बंडल्ड के जरिए बिल करेंगे और कौन सी होंगी जो सेपरेट बिल होंगी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी केयरफुल. Okay, so the 14-day rule in medical billing is an important aspect of healthcare reimbursement, and healthcare providers and facilities must understand and adhere to it, maintain compliance with government healthcare programs. Okay, so it ensures that services related to a patient's inpatient stay are appropriate, categorized, and billed, helping to control healthcare costs and maintain accuracy in reimbursements. Okay, so as we said that कि हाँ भी पेशेंट को जब भी इन पेशेंट मीन्स ये है कि स्टे कराया जाता है या 14-डे रूल यू कैन से दैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है in healthcare USA healthcare industry. So the facilities and the healthcare providers should be careful while submitting the claims, while counting the different kind of a services, providing the different kind of a services to the patients. Okay, so जब ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं इनको फोकस इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सबमिटिंग द क्लेम्स के दौरान वो एडहेयर की जाती हैं. सो और उसके अलावा जो है कि जो बिलिंग की जाती है वो करेक्ट की जाती है, क्योंकि जब बिलिंग आप लोग करेक्ट करते हो, ठीक है, और कौन कौन सी सर्विस है, जाहिर सी बात है जब आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही जो चीज़ों हैं उनको कंसिडर कर लेते हैं और उनको मीन्स ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आपको बाद में परेशानी नहीं होती, क्योंकि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो कोडिंग की जाती है वो एक्यूरेट की जाती है, ठीक है, ताकि बाद में कोई डिनाइल ही ना आए, ठीक है. सो इससे ये है कि टाइम भी बचता है, ठीक है, और रिम्बर्समेंट्स भी एक्यूरेटली आपको मिल जाती हैं. And if you are just not going to focus on different kind of a things and you are just going to do different kind of a billing on means ये है कि irregular on in an irregular way, then these kind of a things will happen that your claims will be denied and you will not receive any kind of reimbursements. Okay, so try to be careful while submitting the claims and try to be careful while documenting the services which you are just going to render to different kind of a patients in hospital stays. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 14-डे रूल. ठीक है, जब आप 14-डे रूल को अंडरस्टैंड करोगे जाहिर सी बात है व्हेन यू कैन जस्ट गेट डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टफ while submitting the claims to insurances. Okay, so this was all it from today's lecture. Inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and your family, and if you guys have any kind of a questions about inpatient, outpatient, or the 14-day rule, then you can just comment below. Inshallah I'll just get back to you as soon as possible. So inshallah we'll meet in the next lecture, and till then take care of yourself and of your family. Allah Hafiz.